नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की बड़ी खबरों में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कुछ बेहद बड़ी व महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए हाजिर हैं। तो दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच परिवार को साथ लाने के लिए 10 लाख रुपए देने को तैयार दुबई का व्यापारी। दरअसल आपको बता दें कि हम कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन में लगातार लोगों के अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश के बारे में सुन रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, लेकिन यह एक अलग है। केरल के रहने वाले दुबई के एक बिजनेसमैन ने उन लोगों को 10 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही है जो तमिलनाडु और कर्नाटक में फंसे उनकी पत्नी और 2 बच्चों को मिलाने में मदद करते हैं। एक समय तो यह भी हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात में रासायनिक व्यवसाय करने वाले एक RC कुमार ने एक एयरलिफ्ट करने के लिए एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के लिए तैयार थे और एक विमानन कंपनी के साथ लगभग 10 लाख रुपए का सौदा कर चुके थे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अपने सभी प्रयासों के बाद भी वे असफल रहे तो उन्होंने 5 मई को फेसबुक पर एक असामान्य घोषणा पोस्ट की। उन्होंने लिखा, जो भी मेरे परिवार को केरल वापस लाने में मदद करेगा वह 10 लाख रुपए के इनाम का दावा कर सकता है। यह प्रस्ताव 12 मई की आधी रात का वैध है। उन्होंने दुबई से हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह उचित माध्यम से होना चाहिए। वहीं बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें तेल को लेकर तकरार, अचानक अमेरिका ने सऊदी अरब की सुरक्षा घटाई। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के बीच अमेरिका ने फैसला लिया कि वह सऊदी अरब से अपने एंटी मिसाइल सिस्टम और कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट हटा लेगा। ईरान से सऊदी अरब की सुरक्षा करने के लिए अमेरिका ने 2 पैट्रियट एंटी मिसाइल बैटरीज सऊदी अरब में तैनात किए थे। हालांकि इस फैसले के बाद सऊदी अरब के किंग सलमान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शुक्रवार को बातचीत भी हुई है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता के महत्व पर सहमति जताई है। हालांकि बयान में पैट्रियट एंटी मिसाइल को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। आपको बता दें वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से तेल की खपत कम होने के बाद सऊदी अरब ने तेल उत्पादन बढ़ा दिया था। इसकी वजह से तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां पर दबाव बढ़ गया था। पिछले महीने ट्रंप ने सऊदी अरब को तेल का उत्पादन कम करने के लिए समझाने का प्रयास किया था। वहीं शुक्रवार को अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि सऊदी अरब से एंटी मिसाइल सिस्टम हटाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे ये एक संकेत नहीं निकाला जाना चाहिए कि अमेरिका सऊदी अरब को सहायता घटा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व सीएम अजीत जोगी की तबीयत बिगड़ी, वेंटिलेटर पर हुए शिफ्ट। दरअसल आपको बता दें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। अचानक सांस लेने में तकलीफ महसूस होने पर बाद में उन्हें रायपुर में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हालात को बिगड़ता देख डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। अजीत जोगी को रायपुर के श्री नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। बता दें कि मेडिकल साइंस में कार्डियक अरेस्ट उस अवस्था को कहते हैं जब दिल शरीर के खून पंप करना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट अचानक होता है। हालांकि जिन्हें दिल की बीमारी होती है उनमें कार्डियक अरेस्ट की आशंका ज़्यादा होती है। आपको बता दें कि डॉक्टरों के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट से पहले छाती में दर्द, सांस लेने में परेशानी, पसीना आना, चक्कर आना, बेहोशी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें लॉकडाउन में दूध सब्जी पहुंचाने के लिए रेलवे ने ऐसे जोड़ा बड़े शहरों को। दरअसल आपको बता दें 24 मार्च से देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। रेल और हवाई ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिया गया था, लेकिन छूट मिली थी तो सिर्फ भारतीय रेलवे को, वो भी जरूरी सामान की ढुलाई के लिए। रेलवे ने भी सब्जी, दूध और दूध से बने सामान की सप्लाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें स्पेशल गुड्स ट्रेन से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे देश के बड़े शहरों को एक कड़ी से जोड़ दिया। आपको बता दें 5 मई तक रेलवे ने 2000 से ज़्यादा ट्रेन चलाई, हजारों टन सामान पहुंचाने के साथ ही करीब 20 करोड़ रुपए की भी कमाई की है। आपको बता दें 5 मई तक रेलवे ने लॉकडाउन में जरूरी सामान की सप्लाई को देखते हुए 2067 गुड्स ट्रेन चलाई। हर छोटे बड़े शहर तक सब्जी, दूध और दूध से बना सामान वक्त से पहुंचाया जाए, इसके लिए रेलवे ने 82 रूट्स का एक प्लान बनाया था। इसी प्लान पर काम करते हुए रेलवे ने माल की ढुलाई शुरू कर दी थी। रेलवे की माने तो उसने 5 मई तक 54,292
टन सामान की ढुलाई की है। इसके बाद रेलवे को 19,177 करोड़ रुपए की कमाई भी हुई। आपको बता दें कि लॉकडाउन को देखते हुए ई कॉमर्स कंपनियों का रोल खास अहम होने जा रहा है। वहीं चिकित्सा आपूर्तियों, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्य पदार्थ आदि आवश्यक सामानों की ढुलाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए रेलवे ने ई कॉमर्स कंपनियों को छोटे पर्सनल वैन उपलब्ध करा दिए हैं। इस बारे में रेलवे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी राजेश व्यापारी ने कहना है कि लॉकडाउन और मौजूदा माहौल को देखते हुए हम हर छोटे बड़े सामान की ढुलाई कर रहे हैं। सीधे तौर पर भी जनता की दवाइयां दूसरे शहरों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा यह काम अभी जारी रहेगा। वहीं इंडियन व्हाट्सएप बनाने पर काम जारी। ई एजेंडा में रविशंकर प्रसाद का बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें, कोरोना महामारी के बीच इंडिया टुडे समूह द्वारा ई एजेंडा आज तक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, आज दिन भर इसमें मोदी सरकार के 17 मंत्री शामिल होंगे और आने वाली चुनौतियों, सरकार के एक्शन प्लान पर अपनी बात रखेंगे। इसी क्रम में आरोग्य यंत्र में जीत का मंत्र सेशन में आज मोदी सरकार में कानून, IT और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए। उन्होंने चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि सरकार इंडियन व्हाट्सएप बनाने पर भी काम कर रही है। आरोग्य यंत्र में जीत का मंत्र सेशन का संचालन आज तक की वरिष्ठ एंकर अंजना ओम कश्यप ने किया। सेशन के दौरान संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT द्वारा इंडियन व्हाट्सएप बनाने पर भी काम चल रहा है। आपको बता दें, इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि हम सब इसका विकल्प भारत में ही खोज रहे हैं। साथ ही सरकार इंडियन IT प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है। इसके लिए छोटी बड़ी 3000 कंपनियों के आवेदन भी हुए हैं। इसी तरह वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी चर्चा हुई और कानून और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा को हमने मजबूत किया है और अस्थायी बनाने के लिए भी काम चल रहा है। वहीं चीन के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। $600 अरब हर्जाने की हुई मांग। दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी फैलाने के आरोप को लेकर चीन से $600 अरब हर्जाना वसूलने के लिए केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय अदालत ICJ जाने के निर्देश संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। आपको बता दें, तमिलनाडु के मदुरै निवासी के रमेश ने केंद्र सरकार को चीन से हर्जाना वसूलने के लिए हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने कानून मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को इसमें पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा गया है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से हुई है। आपको बता दें, याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने शीर्ष अदालत का रुख इसलिए किया है क्योंकि एक नागरिक ICJ में याचिका दाखिल नहीं कर सकता। आपको बता दें, याचिकाकर्ता के अनुसार चीन जानबूझकर भारत और पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि वायरस की उत्पत्ति जैविक बाजार से हुई है, जबकि इस बात के सबूत हैं कि दुनिया भर में शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए यह एक जैविक या रासायनिक युद्ध है। वहीं आरोग्य सेतु का कमाल, WHO भी हुआ प्रभावित। गरीब देशों के लिए लॉन्च करेगा ऐसा ही एक और ऐप। दरअसल आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन जल्दी आरोग्य सेतु जैसा ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें वो सारी तकनीकी खासियतें होंगी जो आरोग्य सेतु में है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप को अभी तक 9 करोड़ से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो ऐप लॉन्च करने जा रहा है, उसमें ब्लूटूथ से लोगों को कोरोना वायरस के लिए ट्रैक किया जा सकेगा। ऐप लोगों से उनके रोग के लक्षणों के बारे में पूछेगा, साथ ही इनका निदान भी बताएगा। संगठन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बर्नार्डो मरियानो ने रॉयटर्स को बताया कि इसके लोगों को भी यह बताया जाएगा कि कैसे वो इस बीमारी की जांच करवा सकते हैं। हालांकि यह देश के ऊपर निर्भर होगा कि वो कैसे जांच करवाएगा। मरियानो ने कहा कि WHO जल्द ही ऐप को प्ले स्टोर और iOS पर लॉन्च करेगा। इस ऐप की तकनीकी को कोई भी सरकार ले सकती है, उसमें नए फीचर डाल करके अपना वर्जन लॉन्च कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में पहले काम कर चुके कुछ इंजीनियर्स और डिजाइनर्स इस ऐप पर काम कर रहे हैं। मोबाइल में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप हो तो लोगों के बारे में ये पता लगाया जा सकता है कि वो कहाँ आए गए और कहीं वो किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए। इसके लिए यह ऐप ब्लूटूथ सेंसर का इस्तेमाल करता है। अगर वो किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आसपास होंगे तो तुरंत उनके पास अलर्ट का मैसेज आ जाएगा।
तो वहीं जनधन खाता खोलने पर खाता धारकों से की जा रही है अवैध वसूली। दरअसल आपको बता दें खबर यूपी के चंदौली से। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए मानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन वहीं कुछ भ्रष्ट कर्मचारी सरकार के योजना को पलीता लगा रहे हैं। दरअसल भारत सरकार के द्वारा महिलाओं का जीरो बैलेंस पर खाता खोला जा रहा है, जिसमें बैंक कर्मचारियों के द्वारा खाता धारकों से जमकर अवैध वसूली की जा रही है। मामला चकिया तहसील क्षेत्र सऊदीपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के मिनी शाखा की है, जहां खाता खोलने के नाम पर खाता धारकों से 200 से 250 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि जीरो बैलेंस के खाता पर एक भी पैसा खाता धारक से नहीं लेना चाहिए। लाइन में खड़ी पीड़ित महिलाओं ने बताया कि वे पीएम मोदी द्वारा जनधन खाता धारकों को 500 रुपये दिए जाने को लेकर अपनी खाता खुलवा रही हैं, क्योंकि सरकार आगे भी इसी अकाउंट द्वारा मदद करेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।